ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है क्या? चलिए। तो क्या बात, इतने कम? दिवाली की छुट्टियां रास नहीं है क्या? ये पूरी नहीं हुई अभी तक? 2-4 दिन और करनी है? कर लो भाई, हमें क्या है। मैं तो बोल रहा हूँ महीने 2 महीने ही कर लो, इतने बैच खत्म कर लेंगे। हैं? सही नहीं है? तो लास्ट क्लास में आई थिंक सो मैंने कुछ काम दिया था आपको, पहले तो मुझे वो दिखा दो, वरना जो आपकी सज़ा ही वही मंजूर है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? एक होमवर्क दिया था ना सभी को दिवाली का? जो क्लास में था उसको पता होगा भाई, और जिस नहीं था उसकी जिम्मेदारी है, मेरी तो है ही को नहीं। था ना? हाँ भाई, ऑनलाइन में। हैं? छुट्टियों का काम है? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ सर। हाँ। अब- हाँ, बताओ। हाँ बिजी थे, आशुतोष प्रताप सिंह। तो घर थे, पापा को फोन लगा लो फिर, पूछ लेंगे क्या कर रहे थे। हाँ जी। क्यों? हाँ जी, ऑनलाइन में। जल्दी बोलो। एक भी नहीं आ रहा है? बड़े रामखोर आदमी हो रहा है सारे के सारे। हैं? चलो भाई, घर के धोखा देना। अरे ये ओप्पो कौन है भाई? ओप्पो नाम चेंज कर लो भाई। ओप्पो, क्लास से बाहर जाओगे या नाम चेंज करो? नहीं करेगा भाई, ठीक से। तो बताइए तो सही, कम से कम मैं हूँ। ओप्पो A12 कौन है? हद है यार। ले भाई, खेल तो। अच्छा, तो चलिए ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जाने, है ना, घर वालों को धोखा जाने, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चंस किए हैं डेफिनेटली, तो आपके लिए फ़ायदा था। आपके 3 टेस्ट अपलोड किए गए थे, अगर वो आपने दिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा कि टेस्ट कैसा आ सकता है। और डेफिनेटली वो आपके लेवल के ही टेस्ट थे, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके लेवल का नहीं था। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही या वैसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उनको पढ़ लिया करना। एक बार आपके अकाउंट में ऐड हो चुके हैं, है ना। और टाइम, अगर एग्ज़ाम आपका फरवरी में होता है तो बहुत कम टाइम है, डेफिनेटली आपके पास समय नहीं होता है यार। बट जिस दिन रिजल्ट आया या पेपर आ गया ना सर पे, तो फिर यही बातें जो ठीक है आज बेवकूफ़ बड़ी लगती हैं, आज कोई मेरे जैसा अगर बोल देता है तो मतलब ऐसे लगता है कि यार वो आर यू, है ना, पैसा हमने दिया है, हम अपनी मर्जी करेंगे। करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार बता दो कि तुमने दिया किस लिए था। तुम उसी पोस्ट के लिए तो आए थे ना। हम्म? क्या? एक टेस्ट है तो एक ही क्यों दिया? बाकी 2 दिन तो 5 थे ना। हैं? 5 दिन में एक टेस्ट दिया? एक 2 दे लेते, 3 दे लेते, आई थिंक सो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, 1.5 घंटे में तीनों टेस्ट अटेम्प्ट हो रहे थे, जहां तक मेरे को पता है।
अगर आपको अपने लिए 5 दिन में से 1.5 घंटे नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो? मैं आपको आज एक रियलिटी ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग कंपटीशन करने जा रहे हो इनके साथ में है। अरे ये दिन ब दिन आपको ये बोलते जा रहे हैं भाई तुम्हारी औकात क्या है, ये तो बता दो पहले। है, अरे तुम वाकई में अपनी औकात दिखा रहे हो कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात ये है कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम 2 घंटे अपने लिए नहीं दे सकते हो, तो इसलिए तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकते हो। बस एक ही दिक्कत है, और तुम्हारी औकात में या फिर तुम्हारे अंदर लेवल में कोई कमी नहीं है। ये नहीं कि भगवान ने उनके अंदर कोई अलग आपका सिस्टम बना के भेजा है, सेम चीज है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिसने अपना सिलेक्शन लेना है वो अपना हार्डवर्क करेगा, वो डेडिकेशन देगा इसमें। वो ये नहीं देखेगा भाई दिन है, रात है, दिवाली है, होली है, फाग है, जो है। लेकिन आपको अपना तो टाइम देना पड़ेगा ना, रोज का कम से कम 4 घंटे ही दे लो। ज्यादा तो मांग ही नहीं रहे, अगर 4 घंटे नहीं दे रहे हो आप तो अपने फिर क्यों कर रहे हो भाई? अगर 2 घंटे आपने क्लास लगाई है तो 2 घंटे, 2 घंटे प्लस 2 घंटे, यानी कि देखो 1.5 गुना टाइम देना होता है एक्चुअल में तो। ठीक है, तो 1.5 गुना टाइम अगर आप लोग नहीं दोगे तो आप 3 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो जाके तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका। कम से कम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लो आप। ये रियलिटी होती है, अगर कोई चीज आपको करवाई जा रही है तो उसको रिवाइज करने के लिए इतना टाइम देना पड़ेगा। आप इतना ना दो, कम से कम एक आपका जितना है उतना ही दे दो। आपको 1.5 घंटे पढ़ाया जाता है, 1.5 घंटे जाके पढ़ लो। है भाई, आप तो कर लोगे, बाकी और है। ठीक है, इतना कह रहे हैं, इसको फायदा नहीं है, नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, ठीक है, और आप में से ही फिर 2-4 और आ जाएंगे। डेफिनेटली मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं अगर आपको मीठा लालच देता रहूं और आपको ठीक है हाँ भाई बहुत बढ़िया आपने काम नहीं किया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी वाह वाह लूट ली मैंने, आपकी वाह वाह लूट लेने के बाद डेफिनेटली आप लोग दोनों को सजेस्ट करोगे कि हाँ यार वहां चले जाना। क्यों? क्योंकि मीठा बहुत बोलता है। लेकिन जैसे ही आपको ये कड़वा बोला तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से 2-3 लोग ये भी बोलेंगे कि ना रहा है, 24 घंटे नहीं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ना ही था तो हम घरे थे ना, है, घर वाले थोड़े थे कहने। यही बात है ना। अरे ये रियलिटी है यार, स्कूल में भी यही बात है, कॉलेज में भी यही बात है। जो टीचर हमें कहा करता था सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए, हम सबसे अगेंस्ट उसी के होते थे, उसी के 10 नाम रखे होते थे। आ गया क्या? क्यों? क्योंकि वो पढ़ने के लिए बोल रहा था। अरे वही बात आज फिर कर रहे हैं। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भले तुम कुछ करो, मेरे भले तो कुछ तुम बोलते रहो, अपने को फंडा क्लियर है, भी अपनी फीस आ गई है ना। आज जिनकी नहीं आई 1-2 दिन में ले लूंगा मैं, है। तो तुम अपना देखो, हमारी फीस के बाद हमने पढ़ाना ही पढ़ाना है। हमारे तो 2 घंटा जो टाइम हमने दे दिया, वो डेफिनेटली जैसे ही आपका वो कहते हैं ना 10 दिसंबर आएगा, 10 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको बोलूंगा हाँ जी ठीक है धन्यवाद, अगला एक बैच और स्टार्ट होने वाला है उसमें आ जाना। आप लोग खुश, ले भाई एक बैच में और सर ने तो ऑप्शन दे दिया, आप 2 में क्यों 10 में आ जाना। कितनी बार आओगे? आते रहना। मेरे को पता है जब दूसरी बार बैच लगेगा तो आप 1-2 दिन आओगे, थोड़ा सा क्यों नया नया क्रेज फिर होगा, थोड़ा सा है ना, मोटिवेट। बस आप तो इस बार तो पाड़ ही दूंगा, पिछली क्लास तो मैंने थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, है। फिर वही बात है, 2 दिन क्लास आओगे, फिर 2 दिन के बाद फिर क्रेज आपका डाउन है। इतने में सिलेबस 2-3 बैच के कंप्लीट हो गए, फिर बस अब तो मनावा ही है सारा। पेपर देने की रिक्वायरमेंट है, कल ले लो चाहे आज ही ले लो, यही तो होता है भाई। समय निकल जाएगा, रियलिटी है या। जिसने समय की कदर नहीं की उसकी समय कभी नहीं करता है, और उसको औकात दिखा के छोड़ता है भी तेरी औकात क्या है। टाइम है, सुधर लियो। ठीक है, कंपटीशन अगर इनके साथ लड़ना है तो भाई ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ये कोई तोप नहीं है। बात इतनी है कि इनके साथ अगर लड़ना है तो इनका जितना पढ़ने का लेवल है, जो ये पढ़ रहे हैं, या फिर इनका जो इनको पढ़ाया गया था, प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल करवाया था, जो उनको नॉलेज है उस लेवल तक तो पहुंच जाओ। और मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जिस दिन बैच कंप्लीट हो गया उसके बाद मुझे इनके बराबर खड़े होके आप बोल देना कि सर ये दिक्कत है, बट रेगुलर क्लास, रेगुलर उसका रिवीजन, रेगुलर टेस्ट,
वो चीज कंप्लीट कर लियो। और फिर मुझे एक बात बता देना कि ये लोग आपसे कहीं भी सुपीरियर है, एक चीज में दिखा देना, आपसे वादा करता हूं वो भी, और बोलना। अब इससे ज्यादा बड़ा प्रॉमिस क्या कर दूं भाई। इनके साथ एक टेस्ट इनने बोल दिया भी तुम्हारे प्रोफेसर से बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हैं राजू टेस्ट में बैठते हैं आप, चाहे क्रॉप का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो सोयल क्रॉप का हो, चाहे वो सोयल वाटर का हो, या फिर ड्राई लैंड का हो, या फिर प्रिसीजन फार्मिंग का हो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का हो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का हो, ठीक है, किसी का हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई? तो भाई थारी मर्जी है, आपने पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, ठीक है, और 10 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करवा दूंगा, ये वादा है मेरा, मैं आपसे रियलिटी बोल रहा हूँ, 10 दिसंबर को ये बैच कंप्लीट कर दूंगा, फिनिश है, लिखवा लो चाहे मेरे से। आज 11 है, आगे 10 को, और सॉरी 8 है आज, अरे 11 को, 10 को या 11 को, हाँ ठीक है। तो उसमें फिर आप खुद जिम्मेदार रहोगे, आप भले चाहे क्लास लगाओ और चाहे नहीं लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो इसी के साथ आपका जो लास्ट क्लास में टॉपिक हुआ था क्या था, टिलेज, है ना। टिलेज में जो आपके एस्पेक्ट्स थे उनको हमने कवर किया था, और कुछ एस्पेक्ट मैंने बोला था कि जैसे टिलेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डेफिनेटली हम कहाँ आपके स्टडी कर सकते हैं, सोयल के साथ स्टडी कर सकते हैं। किसके साथ स्टडी कर सकते हैं, सोयल के साथ। देखो जब सोयल की स्टडी करते हैं तो उस समय आपका जो है काफ़ी कुछ हमें स्टडी करना पड़ता है। सोयल को कंप्लीटली जो एग्जाम में है वो उसके रोक है वो टाइप नहीं आएंगे एग्जाम में, सोयल के जो मिनरल के टाइप है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मिनरल से क्वेश्चन आते हैं कि कैसे कौन सा मिनरल जो है वो किस सोयल से कोरिलेट कर रहा है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कई बार हम बोल देते हैं कि रेड सोयल में ये फलाना आपका न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल होता है, बोलते हैं ना कि रेड सोयल में आयरन है, इसके अंदर आपका ब्लैक कलर है ब्लैक सोयल का, वो किसकी वजह से है, तो वो पर्टिकुलर एक मिनरल या फिर पर्टिकुलर एक आपका न्यूट्रिएंट हम बोल देते हैं कि इसकी वजह से इसका ये कलर है ना। तो वो जो कलर हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं, या फिर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ये प्रेजेंट आपका न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, तो वो किसके बिहाफ पर है, उसके रॉक के फॉर्मेशन के बिहाफ पर है, उसके मिनरल के बिहाफ पर है। आपके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, यस और नो, है ना। हम डेफिनेटली बोलते हैं ना कि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसके पापा पर गई होगी या इसके मम्मा पर गई होगी, या फिर इसके जो आपके नाना या फिर दादा उनसे जो है हाइट इसकी कवर हुई होगी, है ना, ऐसा कई बार बोल देते हैं। तो डेफिनेटली जो चीजें होती है वो उसी के पेरेंट से ही आती हैं। तो सोयल का भी जो फॉर्मेशन होता है वो रोक से होता है, और रोक से ही करेक्टर आपका उठ के आता है। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं आ रहा है कि पर्टिकुलर रोक के बारे में बताओ, लेकिन इनडायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ गया कि आपका किस में जो न्यूट्रिएंट है वो आपका मिनरल है। तो डेफिनेटली हमने रोग को पढ़ा नहीं, अगर नहीं पढ़ा, पूरा नहीं पढ़ा होगा तो मिनरल के बारे में नहीं जान पाएंगे, और मिनरल के बारे में नहीं जान पाएंगे तो यानी कि 5 मिनट के कॉन्सेप्ट के लिए हम पूरा का पूरा आपका टाइम खराब कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हम उसको भी एक बार देख लेंगे कि क्या होता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ी तोप नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार रोग को भी देख लेंगे कि क्या है, उसके अंदर 3 टाइप है ना। उसके बाद फर्दर उनके जो डिवीजन यानी कि आपका वेदरिंग होने के बाद आपका सोइल का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो 15-20 मिनट में ये पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी सोइल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका सोइल की केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये रेज होता है कि सर डायरेक्टली कभी भी सिलेबस देखोगे तो उसमें सोइल का सिलेबस नहीं दिया होता, लेकिन उसमें यह दिया होता है कि आपकी प्रोलमेटिक सोइल, उसमें यह दिया होता है कि आपकी सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से अवेलेबल होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप। तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रोलमेटिक सोइल को, न्यूट्रिएंट को पढ़ना पड़ता है, और न्यूट्रिएंट को अगर पढ़ना पड़ रहा है तो सोइल टाइप को पढ़ना पड़ेगा, सोइल टाइप को पढ़ना पड़ रहा है तो हमें मिनरल को भी पढ़ना पड़ेगा, और सोइल टाइप को अगर पढ़ना पड़ रहा है तो सोइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखना पड़ेगा। और सोइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देख रहे थे तो उसके रिस्पेक्ट में जो टिलेज वाला पार्ट है, अगर वहां पर टॉपिक टिलेज दिया है तो टिलेज के साथ रिलेशन किसका है, सोइल का है या प्लांट का है, सोइल का है। तो डेफिनेटली हमें सोइल को वहां से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में क्या बात हो रही है। अब समझ में आया कि मैंने क्या बोला यहां पर, कि हमें क्यों स्टडी करना पड़ता है आपका सोइल के ये जो आपके रिलेशनशिप या फिर जो आपके। अब वहां पर कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि आपका पानी, जैसे सोइल के अंदर वाटर आपका कितना रिक्वायर्ड है
सोयल के अंदर वाटर आपका कितना रिक्वायर्ड है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोयल के अंदर आपका कैपिलरी वाटर है, सोयल के अंदर आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ये हम बोल देते हैं, है ना, लेकिन वो है तो रिलेशन किसके साथ, सारा का सारा सोयल के साथ, है ना, वाटर के साथ। सोयल और वाटर का आपस में एक एडिशन या फिर आपका यहाँ पर जो क्या कहते हैं, एडेशन या फिर आपका कोहेजन, जो आपका फोर्स है, उस फोर्स की वजह से वाटर वहां पर क्या है आपका स्टोर्ड है, या वाटर वहां पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, ये तो रहा आपका वो पार्ट जो हम इसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अब क्या आता है एग्जाम में, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो एक ये आते हैं सबसे पहले, जैसे आपकी क्रॉप है तो पर्टिकुलर किस क्रॉप को आप किस सोइल टाइप में ग्रो करवा सकते हो, है ना। तो ये माइंड में जैसे ही आता है तो आपको याद होगा कि हमने प्लांट की जो ग्रोथ थी उसके बारे में कुछ पढ़ा था। आपको याद होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने सीरियल क्रॉप के बारे में कुछ पढ़ा था कि ये आपकी इस स्टेज में होती है, ये आपकी इस स्टेज में होती है। सीरियल के स्टेम को हम कुछ बोलते थे, याद होगा, है ना, ऐसा कुछ याद है आपको? वो मतलब 16वीं सदी में जो हमने पढ़ा था, है ना, बाबा राम रहम जो आपका था उसके जमाने में, याद है? चलिए देखो डियर, ऐसा है कि वो चीज बहुत जरूरी है यार, है ना, वो रिलेट यहां पर हो जाएगी दोबारा। ठीक है, तो अब क्यों, क्योंकि देखो अब सोयल के अगर हम बात करते हैं तो सोयल का टाइप क्या है। देखो, अगर हमारी क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सोयल के अंदर अगर हमने पानी डाला और पानी एकदम से नीचे चला जाए, सोयल में हमने क्या किया, वाटर अप्लाई किया, और वाटर अप्लाई करने के तुरंत बाद पानी क्या हो, नीचे चला जाए, तो एक बात जरा बताना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो पाएगी? नो। तो ऐसा ज्यादातर किस क्रॉप में हो रहा है, हमारी जो मेजर क्रॉप हम देख रहे हैं, राइस, है ना। राइस के अंदर अगर वाटर ऐसा होगा नीचे चला जाएगा तो क्या हमारे लिए वो वाटर या फिर आपकी सोइल जो है वो प्रॉपर प्रेफरेबल है? नहीं है। तो उसके अंदर हमें ऐसी सोइल को लाना पड़ेगा जिसके अंदर वाटर लॉन्ग टाइम तक क्या हो, स्टेगनेंट हो सके। और ऐसी कंडीशन किस सोइल में होती है, सैंडी में या क्ले में? क्ले में। तो डेफिनेटली हमें वहां पर सोचना नहीं है, रट्टा नहीं है, ऐसे नहीं कि लगे पड़े हैं। अब देखो, जब बात करते हैं जैसे मान के चलिए आपके टेक्सचर से, अब बोलोगे सर इस चीज को हम कैसे याद करें कि यहां पर सैंडी लोम होगा, लोमी सैंड होगा? ये आपको पता है ना, एक वर्ड लिखा होता है, एक लिखा होता है सैंडी लोम, ठीक है, और एक लिखा होता है लोमी सैंड। अब कुछ बच्चों को अगर मैं पूछ लूं तो डायरेक्टली बोलेंगे सर दोनों एक ही तो बात है, नाम ही तो चेंज कर दिया। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो। अगर ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आ जाएं तो फिर हम क्या बोलेंगे, अरे सर दोनों ऑप्शन सेम दे रखे थे उन लोगों ने, अब हम आंसर कैसे कर दे, है ना। तो आंसर ऐसे नहीं करना है। अब अगर टेक्सचर की अगर नॉलेज होगी तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हमें टेक्सचर के बारे में पता ही नहीं है कि इसका टेक्सचर क्या है तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब इन चीजों को अगर ये कहते हैं ना कि छोटी सी चीज है, केवल बारीकी है, छोटी सी है ना, ये हमें पता नहीं थी तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या था, गलत था। अब जरा बताइएगा कि इनमें से आपका सैंडी लोम या लोमी सैंड में से ज्यादा वाटर होल्ड किस में हो पाएगा, या सैंडी कंटेंट ज्यादा किस में, इन दोनों में से? जरा हाथ खड़े करना, जरा हाथ खड़े करिए जो बोल सकते हैं कि सर वाटर जो है वो इसमें आपका लॉन्ग टाइम तक रुकेगा या इसमें लॉन्ग टाइम तक रुकेगा। बहुत ही बढ़िया। सुमित, वाटर इसमें लॉन्ग टाइम तक रुकेगा, वो लाइट ज्यादा होगी ये वाली, पक्का? मैं तो तेरे साथ नहीं हूं। हाँ भाई, कौन कौन है इसके साथ, हाथ खड़े करो। हाँ जी, वेरी गुड। देखो डियर, जब भी आगे जो वर्ड लगा होता है ना, जैसे मान के चलिए मैंने यहां पर लास्ट में लगा दिया क्ले, लास्ट में लगा दिया सैंड, लास्ट में लगा दिया सिल्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे मान के चलिए मैं बोलूं यार मुझे ना एक गांव में जाना है, और डेफिनेटली वो गांव बिल्कुल आपके पास में है ना, आपके गांव के बिल्कुल पास में है। आपका गांव है ए और मुझे जाना है बी, और आप दोनों के गांव के बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की, और हम बैठे हैं कहां पर, सी में, चंडीगढ़ में, है ना। अभी क्या हुआ कि आप लोगों ने, मैंने आपको बोला कि मुझे इस गांव में जाना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर मुझे गांव पता है,
है ना। हमने क्या किया, गाड़ी ली और आपका जो है मूव ऑन करना स्टार्ट कर गए। डेफिनेटली मुझे गाइड कौन कर रहा है, उस स्थान पर लेके कौन जा रहा है, आप ही तो लेके जा रहे हो ना, आपके गांव के बिल्कुल पास में है, तो आप मुझे यहां पर लेके जाओगे, है ना। तो यहां पर वर्चस्व किसका रहा, आपका रहा या फिर मेरा रहा, भाई वे के अंदर रास्ता बताने के अंदर किसका रहा, आप लोग बता रहे हो ना। तो डेफिनेटली आपका ही वहां पर बात मानी जाएगी ना, क्या मेरी बात मानी जाएगी कि ये रास्ता इधर जाएगा ये रास्ता इधर जाएगा, नो। अगर मेरी बात मानी जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा बेटर पता है, आप यहां पर रेगुलरली मूव ऑन करते हो। सेम उसी प्रकार से जो उसको लीड कर रहा है, हमेशा याद रखना उसका कंटेंट वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो लोमी की जब बात आती है तो लोम जो वर्ड आ जाएगा उसमें आपके रेशियो तीनों आपस प्रोपोर्शन में अवेलेबल होते हैं, यस और नो, है ना। तो यहां पर सैंडी का जो वर्चस्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे है और आपका आगे वाला। डेफिनेटली जो बाइक चला रहा है वो आपका उस वे के ऊपर लेके जाएगा, ना कि आपका पीछे वाला, समझ में आया। तो वही बात यहां पे है, ये बाइक आपकी जा रही है, इस बाइक के ऊपर जो पीछे वाला पर्सन है वो उसको मूव ऑन नहीं करवा रहा है, यहां पर जो आगे वाला है वो उसको लेके जा रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर इस प्रकार से होता है, ठीक है। डोंट वरी, टेक्सचर जब पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, ये जस्ट आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए है कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे कर रहे हो, है ना। क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक दिन में समझ जाओगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको जाकर टाइम दोगे, 10 मिनट पढ़ने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, इतने में वो रेडी हो जाएगा। बस इतना टाइम चाहिए इसके लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली ये चीज सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी जो मेजर टॉपिक आपको याद होगा, मैंने एक दो दिन पहले 2-3 टॉपिक आपके, अगर आप देखोगे तो हरियाणा एडीओ का मैंने सिलेबस डिस्कस किया था यूट्यूब पे, अगर आपको समय मिला था तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिलेबस में उसमें मैंने क्या बताया था। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ मिसलेनियस टॉपिक का आपके नाम लिए थे, उनमें से सबसे पहले आपका टॉपिक था क्रॉपिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम। याद है, याद है या नहीं है, या देखी नहीं वीडियो। क्रॉपिंग सिस्टम आपको याद होगा, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग स्कीम, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया था। मोनोक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर फर्दर टाइप, उसके अंदर हमने इंटर क्रॉपिंग वगैरह को हमने डिस्कस किया था पूरा का पूरा, याद है आपको वो चीज, है ना। तो उसके बाद आपका यहाँ पर एक वर्ड और आता है, उसको हम डिस्कस करना भूल गए थे, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम। ये वर्ड क्या रहता है, देखो डियर, इंटीग्रेट करना, जब हम इस वर्ड को यूटिलाइज करते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, आप इंटीग्रेट जब भी किसी चीज को करते हो तो हमेशा याद रखना कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, वहां पर एक ज्वाइन किया हुआ है किसी ना किसी चीज को, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अभी अगर हम बात करें तो हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की, हमने क्या करने की कोशिश की, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए अभी मैंने बोला कि यार हम ना एक कैंपेन चलाते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोग कोविड के अंदर जिनकी डेथ हो गई थी, हम उनको जो है एक आपका अमाउंट या फिर उनकी जो है हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सभी ने अब आप आपस में मिलना है, एक दूसरे के साथ काम मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं अकेले सारा काम नहीं कर पाऊंगा। अभी क्या हुआ, हमने 15 लोगों की एक टीम बनाई, लेकिन 15 लोगों की टीम बनाई, सारे के सारे लोग, अब जैसे मान के चलिए इकट्ठा करना है डेटा, तो हम सारे के सारे एक घर में ही घुस गए, क्या आपका इस प्रकार से डेटा कलेक्ट हो पाएगा, नो। अब हमें इंटीग्रेटेडली वर्क करना पड़ेगा, कैसे, हम बोलेंगे कि यार हमें टोटल 20 गांव है ना, हम 15 लोग हैं, एक बार एक एक पर्सन या फिर 2-2 पर्सन आपस में ग्रुप बना लेते हैं, और इस प्रकार से, या फिर एक काम करेंगे कि 10 लोग जो हैं वो आपका एज ए राउंड पर जाएंगे, आपका ब्यौरा लेके आएंगे, डिटेल लेके आएंगे हर घर का, और 5 लोग यहां पर क्या करेंगे, फंड को कलेक्ट करने के लिए आपके लोगों के पास जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, 10 लोग फंड को कलेक्ट करेंगे, 5 लोग यहां पर उस डिटेल को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमने आपस में वर्क को इंटीग्रेट किया। और दूसरी बात, हम लोगों ने क्या किया, आपके कुछ और वॉलंटियर्स को ऐड करना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको हम ज्यादा अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम लोग हमेशा क्या बोलते आए हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते आए हैं,
एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जब होगा तो डेफिनेटली हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपस में ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतनी ही वो चीज ज्यादा जल्दी वो स्प्रेड हो पाएगी। यस और नो, है ना। तो ये हमने क्या किया था यहां पर। अब देखो एक बात आई, अब अगर हम सोचें कि यार सारा चीजें हम डॉक्यूमेंट ही अपने कागज पे ही नोट डाउन कर लें, है ना, हम आपस में गुप्त रखें, क्या पॉसिबल हो पाएगा? नो। अब हमें सोशल मीडिया का भी सहारा लेना पड़ेगा, हमें पॉलिटिशियन का भी सहारा लेना पड़ेगा, हमें पब्लिक का भी सहारा लेना पड़ेगा, हमें किसी और का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया, एंड दिस इज द नोन एज इंटरकनेक्शन। यस और नो। और इनको सभी को जोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। यही तो होता है, इनको सभी को जोड़ना, इंटीग्रेट करना, कनेक्ट करना, इंटरकनेक्ट करना, ये सभी एक्टिविटी एक ही वर्ड से आती है, इंटीग्रेटेड। तो बोलोगे सर इसका मतलब यहां पर क्रॉपिंग में कैसे हुआ? इसका मतलब ऐसे हुआ, प्रेजेंट टाइम में हमने क्या किया हुआ है, आपका राइस को ग्रो करवा रहे हैं लगातार। पंजाब में अगर लगातार आने वाले 5 या 6 या 10 साल तक राइस ग्रो होता रहा, तो हमें पता है कि यहां पर ग्रेन का एक भी दाना नहीं होगा, किसी और क्रॉप को भी ग्रो नहीं करवा पाएंगे। यस और नो। क्यों? क्योंकि यहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो आपका है वो लेवल काफी नीचे जा चुका है। अगर अंडरग्राउंड वाटर आपका अवेलेबल नहीं होगा तो क्या ये लोग आपका क्रॉप को ग्रो करवा सकते हैं? नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि आपका राइस के साथ हम दूसरी क्रॉप को भी ऐड करें। मान के चलिए 15 एकड़ हम लगातार राइस को ग्रो करवा रहे हैं, तो इस बार हम क्या करें, 10+5 का सिनेरियो लेके आए। यस और नो। या फिर हम क्या करें, यहां पर जो आपकी कुछ ऐसी क्रॉप जिनके वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है उनके द्वारा इनको रिप्लेस कर लें। जैसे कॉटन, कॉटन की वाटर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू राइस हमारा ये क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट है बहुत कम है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, यहां पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और अपना जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेट करते हुए आगे फर्दर अपना जो प्रोडक्शन है और आपका जो सोइल, जो हमारे रिसोर्स हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटीग्रेशन केवल एक बात से नहीं होगा, ये तो मैंने जस्ट छोटा सा एग्जांपल दिया है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, आपके ट्रीज हो सकते हैं, आपकी यहां पर सोइल का मैनेजमेंट हो सकता है, आपका वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, आपका वाटरशेड मैनेजमेंट हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग विल कम्स अंडर द इंटीग्रेशन। यस और नो। समझ में आ गया? यहां पर केवल यही नहीं है, आप दूसरी यहां पर जो आपका, अब आपको याद होगा कि हमने वहां पर लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में बात की थी, डेयरी फार्मिंग के बारे में बात की थी। तो क्या हम डेयरी फार्मिंग को और क्रॉपिंग को दोनों को ऐड कर सकते हैं? इज दैट पॉसिबल? यस। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहां पर ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम अगर लिखा हुआ है तो वहां पर आप लोग फार्मिंग की बात नहीं करोगे, वहां पर आप डेयरी फार्मिंग की बात नहीं करोगे, क्योंकि वहां पर आपका वर्ड किसके रिलेटेड आ रहा है, क्रॉपिंग के रिलेटेड आ रहा है ना। लेकिन वहां पर अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग वर्ड होगा तब डेफिनेटली आप उस वर्ड को यूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एकदम अंधा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि हम आंसर किसके अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। अगर हमने इतना दिमाग लगा लिया तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हमारी छोटी सी गलती ही हमारा आंसर जो है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज चलिए, तो ये हमारा क्या रहा यहां पर है, इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम का। अब देखो उसके बाद मैंने बोला था कि एक टॉपिक आपका है यहां पर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड रेनफेड एग्रीकल्चर। प्रेजेंट टाइम में जो वाटर का सिनेरियो है, तो हम पहले वाटर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इसीलिए यहां पर इतनी देर से आपको बता रहा था कि वाटर के बारे में, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, वाटर। वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वाटर। ठीक है, तो वाटर सॉइल वाटर रिलेशनशिप भी यहीं पर आ जाएगा, आपके जो इरिगेशन मेथड है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। डेफिनेटली जो लोग मीटिंग छोड़कर जा चुके हैं बहुत ही बढ़िया है, कोई इशू नहीं है ना। 3 लोग छोड़ के जा चुके हैं, तो जितने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि कोई इशू नहीं है। अभी तक क्लास को एक जस्ट इस लेवल तक लेके आना था, क्योंकि आप पिछले 5 दिन में कुछ अगर नहीं पढ़े थे तो उस लेवल पर लेके आना बहुत जरूरी होता है, वापिस से उस फ्लो को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं ये बातें कर रहा था। ये बातें मतलब ये नहीं थी कि टाइम पास करने के लिए थी, एक बार से वापिस से आपको क्लास के अंदर इंटीग्रेट करने का मतलब था। डेफिनेटली हो चुके होंगे, थोड़ा बहुत पता लग चुका होगा कि हम किस लाइन पे हैं, है ना। तो माफी चाहता हूं कि टाइम आपका वेस्ट जरूर किया मैंने 5 मिनट, लेकिन इस चीजों को बताने का मतलब यही था कि वापस आप लैब में आ जाएं और हमारा टॉपिक हम आराम से स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए देखो आपका वाटर जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सिनेरियो क्या है इस वाटर का। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपके इंडिया में देखें तो प्रेजेंट टाइम में 48.8% एरिया आपका इरिगेटेड एरिया है। मैंने क्या बोला, प्रेजेंट टाइम में आपका इरिगेटेड एरिया कितना है, 48.8% है।
तो देखो डियर 48.8% आपका एरिया इरिगेटेड है, तो रेनफेड भी हमारा कितना होगा, डेफिनेटली 51.2%। ठीक है, हमारा रेनफेड का मतलब क्या होता है, 51.2%। तो इसको हमेशा ज्यादातर हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको 52% बोल देते हैं, और ये हमारा कितना हो जाता है 48%, ऐसे समथिंग चला जाता है आपका, है ना, जैसे हम बोल देते हैं ना कि रफ अप्रोक्सीमेटली, तो 48% उसको बोल देते हैं। और ये 48.2 भी हो सकता है, एक बार देख लेना, आपस में सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, शायद ये 51.8 हो और ये 48.2 हो, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इतना सा सिनेरियो में चेंज है। लेकिन बाकी इसका एग्जैक्टली जो है वो 48% ये है और 52% ये है। तो अगर ऐसा है कि हमारा 48% ही इरिगेटेड एरिया है, और आपको याद होगा हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, हमारी पहली या दूसरी क्लास में हमने इसके बारे में बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन, याद है आपको? देखो डियर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन कहानी क्या थी, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने, याद आया कि हमने बोला था कि हमने डैम बनाए थे, इरिगेशन चैनल बनाए थे, याद है आपको, है ना? तो अगर इरिगेशन चैनल बना रहे थे, हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे थे, तो वो हमारी क्या आज तक पूरी नहीं हो पाई? डेफिनेटली अभी तक हम सारे एरिया में इरिगेशन अवेलेबल है नहीं करवा पाए हैं। आज भी अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में हम बोलते हैं हरियाणा और पंजाब काफी प्रॉस्पर है इरिगेशन के अंदर, है ना, ये दो स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया कहीं ना कहीं हमारा आता है ना। आज भी राजस्थान है, हरियाणा का भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपके रेवाड़ी की बात करेंगे, भिवानी की बात करेंगे, या फिर आपके झज्जर की बात करेंगे, है ना, उस एरिया में आज भी हमारा जींद के उस साइड जब आप चले जाओगे तो उस एरिया में आज भी इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है। तो डेफिनेटली वहां पर हमारा क्या है, अब देखो, क्योंकि आप बोलोगे सर हरियाणा की हमने बात क्यों की, तो डेफिनेटली एचडीओ की, अगर हम हरियाणा एडीओ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका सिनेरियो भी हम पढ़ेंगे कि कितनी आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी है, कितना एरिया इरिगेटेड है, हरियाणा में कितना एरिया इरिगेटेड है, ये चीज आपकी सिनेरियो में आएंगी, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि हम केवल इसको पढ़ लिया और टाइम पास हो गया, ऐसा नहीं है। क्रॉप को हम नेशनल लेवल पर पढ़ लेंगे अलग बात है, लेकिन हमें सिनेरियो या फिर जो डेटा है वो हरियाणा का भी पता होना चाहिए, समझ में आ गया? क्योंकि जब तक वो नहीं पता होगा तब तक हम लोग इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मेन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो हम नहीं जानते। क्योंकि हरियाणा एडीओ की अगर बात करें तो हरियाणा का आपका सिनेरियो है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम में कहीं भी किसी प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने क्या बोला, इरिगेटेड एरिया। अब आज हमारे इतने प्रोजेक्ट के बावजूद ये आपका जो है सफल नहीं हो पाया, तो ये रेनफेड एरिया क्या है? देखो डियर, रेनफेड एरिया की जब बात करते हैं तो इसमें कई बातें कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। रेनफेड का मतलब होता है रेन से फीडिंग करना, फीडिंग करने का मतलब क्या होता है, फीड करना, है ना। तो यानी कि बारिश से जो एरिया आपका इरिगेशन होता है वहां पर आपको हम बोलते हैं रेनफेड एरिया, है ना। और अब इस इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज्यादा इरिगेशन का रिसोर्स क्या है? इंडिया की अगर हम बात करें तो इरिगेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? तो वेल, कुएं हैं आपका, सबसे ज्यादा वेल है, और सेकंड नंबर पे आपकी क्या है, केनाल है। क्योंकि पंजाब हरियाणा वाले जब भी बोलेंगे वो केनाल मुंह से निकालेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए केनाल से बड़ा रिसोर्स इंडिया में क्या है, वेल, कुएं, है ना। जो सबमर्सिबल पंप है वो भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट आता है, वेल का पार्ट आता है। कोई अगर वो ये बोल दे कि सबमर्सिबल पंप किसका पार्ट है तो वो इसी का पार्ट है, वेल बोल दो, सबमर्सिबल पंप बोल दो, वो सारा इसी का पार्ट ही जाएगा, है ना। तो आज और हो सकता है पंजाब हरियाणा में हम काफी बोल रहे हैं, लेकिन आप जब जाओगे राजस्थान में जाओगे, या फिर आप मध्य प्रदेश में जाओगे, आप आंध्र प्रदेश में जाओगे, तेलंगाना में जाओगे, तो वहां पर आज भी लोग क्या करते हैं, वेल को यूज करते हैं, कुओं को यूज करते हैं, इंजन को यूज करते हैं वाटर को निकालने के लिए, वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। होते थे ना वो अंडरग्राउंड के अंदर जाके पहले, है ना, आप लोगों ने देखे होंगे डेफिनेटली, जो भिवानी साइड से बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी साइड से बिलोंग करते हैं, वो लोग आज भी देखते होंगे वहां पर, है ना, कि आज भी कुएं हैं वहां पर, और कुओं के अंदर से पानी निकाला जाता है, वहां पर पूरी जो है इंजन लगा होता है, उस पर बैठे रहते हैं, वो कभी फट्टा निकल जाता है, कभी फिर वापस लगा देते हैं, देखा है ना, वो चलता रहता है जी, इंजन वाले ट्यूबवेल, बिल्कुल सही बोला साहिल जी, है ना। तो वो आपके हैं, ठीक है, तो वो आपका है। उसके बाद रेनफेड की अगर हम बात करें तो रेनफेड में 3 सिचुएशन आती हैं, और ये तीनों सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है ड्राई फार्मिंग, दूसरा वर्ड हमारा है ड्राई लैंड फार्मिंग, और तीसरा हमारा यहां पर है रेनफेड फार्मिंग। देखो, जब आप ड्राई फार्मिंग बोलोगे या ड्राई लैंड फार्मिंग बोलोगे तब भी इन तीनों की बात होती है,
रेनफेड फार्मिंग बोलोगे तब भी इन तीनों की बात होती है। और इन तीनों में से एग्जाम में बहुत बार क्या, मतलब जब भी एग्जाम में देखोगे तो वहां पर आजकल इन सिनेरियो में तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है इससे। और इससे क्वेश्चन क्या आता है ये बात आपको मैं पहले बता दूं। देखो पहले, अभी हम पूरा नहीं कर रहे हैं इसको, जस्ट मैं आपको इतना बता रहा हूं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन आपका उठ के आता है इससे, है ना। अभी तो इसके अंदर काफी कुछ रह जाएगा क्योंकि फिर मल्चिंग वगैरह काफी कुछ ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो फिर एक टॉपिक ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ड्राईलैंड फार्मिंग हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इतना बता देता हूं कि ड्राई फार्मिंग में आप रेनफॉल जो होता है वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो रेनफॉल इसमें जो होता है वो हमें बोला जाता है कितना, 750 mm से कम, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में ये सिनेरियो नहीं दिया होता, कई बार एग्जाम में जो वैल्यू होती है वो यहीं तक दी होती है, 500 mm से लेस ऐसे दिया होता है। 500 mm से लेस, 1000 mm से लेस, मोर देन 500, और लेस देन 350, और या फिर लेस देन आपका 850। तो अब हम आंसर किसको करें? तो बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना 750 के नियर अबाउट जो आंसर दिखा था वो कौन सा दिखा था, 850 दिखा था, इसलिए हमने इसको आंसर कर दिया। हमने सर इसलिए लिखा क्योंकि 500 से तो ऊपर ही होता है सर 750, इसलिए हम इसको आंसर कर दिया। लेकिन आपका आंसर इन दोनों में केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका वहां पर ये कभी नहीं देंगे, 750 कभी नहीं देंगे। अगर 500 दे दिया तो 750 नहीं देंगे, और 750 दे दिया तो 500 कभी भी नहीं दिया जाएगा। कभी भी एग्जाम देख लेना आपका, जब भी जैसे राजस्थान डब्ल्यूओ के एग्जाम में आपका पिछले से पिछले साल की बात है तब आया था, तब ऐसे ही आया था क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप जाके देखोगे तो एक आपका यूपी का एग्जाम था उसमें आया था, तो उसमें भी ऐसे ही था। एक आंध्र प्रदेश का एग्जाम था, सेम उसी प्रकार से था, तो उसमें भी ऐसे ही था। एक आपका यहाँ पर पीछे ही अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था, भूल गया कौन सा है, उसमें भी सेम था, उसमें 500 वैल्यू दे रखी थी, है ना। तो वो कभी भी या तो 500 वैल्यू देंगे या 750 देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर कैसे करना है। तो क्लास लगाने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे तो डेटा लिखा हुआ है सारा का सारा, 750 mm लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें क्लास में आने से इतना पता लग गया कि 750 कब करना है और 500 आंसर कब करना है, इसके नियर अबाउट जाना है या फिर हमें इसके नियर अबाउट जाना है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये बात तभी हम आंसर कर पाएंगे जब हमें इसके बारे में नॉलेज होगा कि हमने क्यों करना है आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्राईलैंड फार्मिंग में आंसर रहता है आपका 750 से 1150 mm। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां पर mm दिया होता है, उसको आप सेंटीमीटर, अगर कई बार दिखा होता है 750 सेंटीमीटर से लेस, तो अब घबराना नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई एक ही तो बात होती है ना, 751 सेंटीमीटर में आपके 10 क्या होते हैं, mm होते हैं। तो अब लगा लो आपका 750 सेंटीमीटर या फिर 750 mm, क्या इक्वल नहीं है ये बातें? बिल्कुल इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी दिया हो हमें आंसर इसके अकॉर्डिंग कर देना है। समझ में आ गया? तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि रेनफेड हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यहां पर रेनफेड के अंदर रहेगा मोर देन 1150 mm, यानी कि यहां पर केवल बारिश ही होगी। ये एरिया आ जाता है जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर बारिश लगातार कंटिन्यू आपकी होती रहती है ना। जो आपका सबसे ज्यादा अगर रेनफॉल वाला एरिया की बात करते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़े थे आप लोगों ने, यस और नो? अच्छा, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है? ऐसा आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है? हाथ खड़े करना है, केवल आंसर हाथ खड़े करके करना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलोगे। किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा आपका रेनफॉल है? रेज योर हैंड। क्योंकि ये आपको याद होगा, मैंने उस टाइम भी बोला था, उस टाइम हमने डिस्कस किया था, और उस टाइम डिस्कस करने के बाद मैंने बोला भी था कि यहां से आपका क्वेश्चन भी रेज आउट हो सकता है। जरा बोलिए कितने लोगों को याद है? एक ऑनलाइन में, हाँ भाई ढंग से हाथ खड़े कर लो थोड़ा सा, मेहंदी नहीं लग रही। 3 3 6 और एक 7, बस। बाकी लोग भाई 8। हाँ जी, ओके। अबे रुक, केरला, केरला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वाह। हाँ जी, सुमित, साउथ वेस्ट प्लेन, बहुत ही बढ़िया। ऐसा कौन सा रीजन आ गया साउथ वेस्ट प्लेन वाला? साउथ वेस्ट है, ओके। मयंक, वेस्टर्न घाट एंड प्लेन रीजन, वेरी गुड,
है ना। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है यार। ठीक है। और ज्यादातर आंसर हम क्या कर देते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन इस रीजन में बारिश होती है, ऐसी बात नहीं है, और काफी इक्वलेंट होती है दोनों में, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत ज्यादा जो रेशियो है वो इसमें चला जाता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इसी रीजन में होती है। आपका इसके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होने वाली एक प्लेस का नाम है, और उसका नाम क्या है, चेरापूंजी। क्या है, मासिन राम। चेरापूंजी पहले था, अभी चेंज हो गया है। ठीक है, अभी कौन सा है, मासिन राम। और है कहाँ, ये दोनों ही मेघालय में है। ठीक है, ये दोनों ही मेघालय में है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहां पर आपका इस प्रकार से, तो इनको याद रखना। जब हम ड्राईलैंड फार्मिंग पढ़ेंगे तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों का सिनेरियो पढ़ेंगे, किस में मोनोक्रॉपिंग है, किस में इंटरक्रॉपिंग है, क्यों कर सकते हैं, एरोजन कौन सा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, है ना, वो हमारा एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग किस में ग्रो करवाया जा सकता है। इसके बाद अगर हम इनमें बात करें तो एंटी ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जहाँ पर ड्राईलैंड की बात आती है तो ड्राईलैंड एरिया में इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन को कैसे रोक सकते हैं, ट्रांसपिरेशन को कैसे कम किया जा सकता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए हम जो मल्चिंग करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक सीट को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कितनी सीट के हमारा होना चाहिए, कितना उसका विड्थ होना चाहिए, कितना उसका लेंथ होना चाहिए, वो हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहां पर किसकी, इरिगेशन की, है ना। देखो, इरिगेटेड एरिया आपका वो होता है जहां पर, अब देखो जब भी हम वर्ड बोलते हैं इरिगेशन, तो इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट है और उस समय हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, इरिगेशन रहेगा। लेकिन अगर पानी की रिक्वायरमेंट है क्रॉप को और बारिश आ जाए तो क्या वो इरिगेशन का पार्ट है, नो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इरिगेशन। वो इरिगेशन कभी भी नहीं हो सकता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो यहां पर एक इक्वेशन बनती है और वो इक्वेशन आपके बार बार एग्जाम में आ जाती है ना। देखो, अब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे प्रेजेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं कि यार बारिश अगर आ रही है ना, और वो हमारे रेनफॉल जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट भी कर रही है ना। लेकिन एक वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो क्रॉप है उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने क्या बोला कि हमारी क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इरिगेशन इतनी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट इतनी है। देखो डियर, अब यहां पर कई चीजें हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है कि उस एरिया में सोयल का टाइप कौन सा है। अगर सैंडी सोयल होगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सैंडी सोयल में वाटर आपका क्या कर जाएगा, परकोलेट कर जाएगा, इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, लीच डाउन कर जाएगा। दूसरा, अगर हमारी क्ले सोइल होगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर वाटर लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, होल्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर सैंडी सोइल है तो फ्रीक्वेंटली इरिगेशन देनी पड़ेगी, लेकिन अगर क्ले सोइल है तो आपको वन टाइम इरिगेशन में भी आपका काम है, हो सकता है। यस और नो, है ना। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जैसे इरिगेशन अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में जो फील्ड के अंदर क्रॉप है वो क्रॉप कौन सी है, वाटर की रिक्वायरमेंट राइस की हाई है। लेकिन उसी प्रकार से अगर मैं बार्ले की बात करता हूं या फिर आपके वीट की बात करता हूं तो उनकी रिस्पेक्ट में क्या है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत है, कम है। या फिर अगर प्रेजेंट टाइम में उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देख ले तो राइस के टाइम की क्रॉप है आपकी यहां पर कैस्टर, तो कैस्टर की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन आपकी राइस की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत है, ज्यादा है ना। तो पर मिलेट, ये पर मिलेट की वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन राइस की वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत है, ज्यादा है। तो क्रॉप के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी क्रॉप हम ग्रो करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अब ये बात बहुत छोटी सी लगती है, जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो उस समय बहुत छोटी लगेगी, लेकिन एग्जाम में इसके रिलेटेड अगर सिंगल क्वेश्चन हमारा रेज आउट हुआ तो उसी टाइम हम धाराशायी, है ना। तो ये बात अभी पल्ले बांध लेनी है, गांठ बांध लेनी है, एक बार जस्ट रिवीजन कर लेना। ये नहीं है कि यहां से चले गए, अरे यार ये तो नॉर्मल बातें हमें तो पता ही थी, है ना। ये एक मतलब कौन सी नई बात बता दी, पूरी एग्रीकल्चर तुम्हें पता है। ऐसी एग्रीकल्चर के अंदर में एक वर्ड आपको नहीं बताने वाला जो आपको नहीं पता है। लेकिन बार बार बोलता हूं कि वो चीजें आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो बेसिक होने के साथ साथ हमने कई बार उनको पढ़ा नहीं होता है, उनको रिवाइज नहीं किया होता, इसीलिए हम आंसर करने में चूक कर जाते हैं या गलती कर देते हैं।
तो गलती ना हो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेशन। जितनी बेसिक चीजों को रिपीट करोगे उतना ही आंसर करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़िया होगी, शार्पनेस आएगी, है ना। वो कहते हैं ना कि एक उस तरह पहले देखा था जो पुराने जमाने में होता था, लगातार उसको क्या किया जाता था, घिसते थे, है ना। क्यों? ताकि उसकी धार जो है वो क्या रहे, बनी रहे, है ना। तो वही बात है, अगर आप लगातार कंटिन्यू अगर स्टडी करते रहोगे तो उससे हमारा फर्क पड़ेगा, है ना। अब देखो मेरे तो प्लान यहां तक भी है कि अगर बाय चांस खुदा ना खादसा एग्जाम किसी भी वजह से लेट हो जाता है ना, किसी भी वजह से क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, तो आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। आप लोगों को इतनी बात बोल चुके हैं कि आप लोग जस्ट एक काम करना, टेस्ट देते रहना जो आपके अकाउंट में आते रहेंगे, ठीक है। या फिर आपके जो बेसिक के लेक्चर चलते रहेंगे, चाहे किसी भी आपके एग्जाम के लिए चले, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। एएफओ के लिए चले, किसी और एग्जाम के लिए चले, लेकिन बेसिक का कॉन्सेप्ट है, क्रॉप है, वो तो सेम रहेंगी ना, उनको तो चेंज नहीं कर सकते ना किसी के लिए भी, तो वो आपकी सेम रहेंगी। तो अगर आपकी वो क्लासेस भी चल रही हैं तो उनको लिंक आपको दे दिए जाएंगे, तो आप वो क्लासेस भी रेगुलर कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। बट फिर बोल रहा हूं डियर कि आपका फायदा तभी है जब आप रेगुलरली उसको स्टडी करोगे, है ना। मैंने करवा दिया तो जाके उस पर डिस्कशन करो, है ना। चलिए, तो इसी के बाद आपका क्या है कि क्रॉप की वाटर की वाटर की रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड हुई, आपकी क्रॉप के टाइप के ऊपर, सोइल के टाइप के ऊपर। अच्छा, अब आपकी फील्ड के अंदर आपके जो प्लांट पॉपुलेशन है, अगर 10 प्लांट है और एक जगह 20 प्लांट है, तो दोनों में आपका वाटर का रिक्वायरमेंट डेफिनेटली जो 20 प्लांट है वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि भाई नंबर ऑफ प्लांट जिस एरिया में ज्यादा होंगे, जितने परसेंट ज्यादा होंगे, उतनी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, नीड ज्यादा होगी, है ना। तो हमारे नंबर ऑफ प्लांट पे भी डिपेंड करेगा कि किसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान में चले जाओगे एरिड क्लाइमेट है तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है। लेकिन आप ह्यूमिड एरिया में चले जाओगे तो वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। क्योंकि ह्यूमिड एरिया होगा तो वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा ज्यादा, और इवेपोरेट नहीं होगा तो वाटर आपका अवेलेबल रहेगा लॉन्ग टाइम तक, तो डेफिनेटली वहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो है सोयल के अंदर प्रॉब्लमेटिक सोयल है तो उसके बिहाफ पर भी चेंज हो जाएगी। जैसे हमें पता है, हमें रन ऑफ के लिए, जैसे अगर सोयल के ऊपर सॉल्ट ज्यादा है तो रन ऑफ के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, है ना। तो लीच डाउन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, तो इन चीजों के लिए हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो टिलेज प्रैक्टिसेस, बाय चांस फील्ड के अंदर कितना हार्डनेस है, कई बार हार्डनेस ज्यादा होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें वाटर प्रोवाइड करवा देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें टेलेज करते हैं। तो याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको टेलेज, जो प्राइमरी टेलेज इंप्लीमेंट है और सेकेंडरी टेलेज इंप्लीमेंट है, उनके बारे में बताया था, उनकी एफिशिएंसी के बारे में बताया था, उनके ये भी बताया था कि कितने ईयर के लिए या कितने ईयर के बाद हमें यूज करना चाहिए, यस और नो, याद है आपको। तो वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपका वहां से सिनेरियो चेक हो जाएगा, है ना। आपने कितना डीप टिलेज किया है, प्राइमरी टिलेज करोगे तो वाटर की रिक्वायरमेंट वन टाइम क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर आप नॉर्मल टिलेज कर रहे हो, जीरो टिलेज कर रहे हो, तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। तो अब एक बात का हमें और पता चला गया कि हमारा जो जीरो टिलेज अगर हम कर रहे हैं तो इससे वाटर की रिक्वायरमेंट भी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और एक फंडा और पता चला गया कि हमारा जो जीरो टिलेज हम कर रहे हैं तो इसका मेन फायदा यही होता है, एक तो हमें प्लांट रेजिड्यू बर्न नहीं करना पड़ता, दूसरा फायदा ये होता है कि जो आपका राइस के फील्ड में आपने वाटर प्रोवाइड करवाया था उस वाटर का यहां पर क्या हो जाएगा, अगली क्रॉप में यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका राइस का रेजिड्यू है वो किसका काम करेगा, मल्चिंग का काम करेगा। यानी कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि सरफेस को कवर कर लेना, और सरफेस अगर कवर हो गया तो डेफिनेटली वहां से आपका सोयल के ऊपर रेडिएशन अगर नहीं पड़ेगी तो वहां पर वाटर आपका क्या नहीं हो पाएगा, इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, और वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली हमारा क्या हो गया, वहां पर है वाटर की सेविंग हो चुकी है, यस और नो। तो हमारी इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। दूसरी बात, आपका जो है फील्ड जहां पर पानी आप इरिगेट कर रहे हो और आप जिस सोर्स से इरिगेशन कर रहे हो उसकी डिस्टेंस कितनी है ना। क्योंकि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो चैनल है उसमें वाटर का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, यस और नो। तो डेफिनेटली जो आपका डिस्टेंट ऑफ जो वाटर वहां पर सोर्स है उसके ऊपर भी वाटर की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। समझ में आया? चलिए, तो ये हमारे क्या रहे, यहां पर है आपका वाटर का सिनेरियो रहा कि वाटर की रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करेगी। उसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हो, तो मेजरमेंट के अंदर एक तो आपके कैलकुलेशन मेथड भी होते हैं, यहां पर आपकी वाटर कॉन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, इनके बारे में हम ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, तो इनको भी देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन
पूरा का पूरा यहाँ पर हम कवर करेंगे, अभी नहीं लेकिन आगे, लेकिन न्यूमेरिकल वाला पूरा का पूरा पोर्शन एक साथ में ही कवर करवा देंगे, जिससे क्या होगा आपको एक साथ में सारे के सारे जो फॉर्मूलाज होंगे वो पता लग जाएंगे, और आपका आंसर अगर आता है तो आप डेफिनेटली क्या कर सको, उनको वन टाइम में कर सको, सारे न्यूमेरिकल एक जगह पे हो जाएंगे। अभी आपका क्या करेंगे, केवल वो पोर्शन करेंगे जिसपे हम रट्टा मार सकते हैं या जिसको हम याद कर सकते हैं, समझ में आ गया, जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं हमारी बात के ऊपर। देखो मैंने क्या बोला कि आपका यहां पर जो है डेफिनेटली वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहला आपका होता है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड का मतलब क्या होता है, आप फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद आपने देखा कि यार प्लांट जो है वो मुरझा रहे हैं, उनके अंदर विल्टिंग आ रही है। अब विल्टिंग जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, विल्टिंग कई प्रकार से होती है। याद है मैंने एक दिन आपको डिस्कशन किया था कि विल्टिंग जब आप फील्ड में देखते हो तो एक प्रकार से नहीं देखते हो, विल्टिंग आपका वाटर की कमी की वजह से भी हो सकती है, विल्टिंग आपकी बैक्टीरिया के अटैक की वजह से भी हो सकती है, फंगस के अटैक की वजह से भी हो सकती है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, यस और नो, है ना। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, या वायरस के इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा अटैक किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम एक बार के लिए इस बात को फिर रोक के चलूंगा, क्यों, क्योंकि हम जब न्यूट्रिएंट को पढ़ते हैं तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जब डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तब हम इनको डिस्कशन करते हैं। लेकिन हमने फील्ड में जब नॉर्मल विल्टिंग देखा, नॉर्मल विल्टिंग का मतलब क्या है, जैसे ही हमने देखा कि पौधा मुरझा चुका है, सबसे पहला इंडिकेशन हमारा क्या होता है कि वाटर की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। हम फिर सोइल को ऑब्जर्व करते हैं, सोइल के अंदर देखते हैं कि पानी की कमी है या नहीं है। और कई बार आपने देखा होगा, अगर आप लोग तो फील नहीं करते हो लेकिन हम नॉर्मली कर सकते हैं ये चीज, है ना। हम आपका मिट्टी को उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लड्डू बनाएंगे उसका। अगर वो बन गया तो डेफिनेटली क्या है, वाटर उसमें अवेलेबल है। चाहे सैंडी सोइल है, उसको कभी भी देखना, सूखी यानी कि ड्राई सोइल को कभी भी आप लड्डू नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर उसमें पानी होगा तो आप उसका क्या बना सकते हो, एक लड्डू बना सकते हो। तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, फीलिंग कर सकते हो आप उसको फील्ड के अंदर। और दूसरा आपकी क्रॉप की जो आपकी विल्टिंग कंडीशन है, क्रॉप की जो कंडीशन है, उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे आपको इरिगेशन करना है। और ज्यादातर फार्मर क्या कर रहे हैं, रोटेशनल सप्लाई सिस्टम को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, रोटेशनल सप्लाई सिस्टम को। अब बोलोगे सर ये क्या सिस्टम है, देखो हरियाणा और पंजाब में क्या होता है, आपका वाराबंदी होता है। क्या होता है, वाराबंदी क्या होता है, देखो आपके कुछ एरिया में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर हरियाणा पंजाब में क्या होता है, वाराबंदी आपकी देखी जाती है। ये क्या होती है भाई वाराबंदी, देखो आपको पता होगा एक फील्ड के लिए जितना आपका फील्ड है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, उसके अकॉर्डिंग आपका इरिगेशन का आपके लिए शेड्यूल फिक्स किया जाता है कि आपको 1 वीक के बाद आपको 1 घंटे का पानी मिलेगा, 2 घंटे का पानी मिलेगा, 3 घंटे का पानी मिलेगा। यह होता है कि नहीं होता, यस और नो। तो वो हमारा क्या होता है, वाटर आपका यहां पर जो रोटेशनल सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपका 1 वीक के अल्ट्रेशन पे क्या होता है, एक पर्सन की, एक फार्मर की द्वारा से बारी आती है ना। आपका क्या होता है, ये जैसे केनाल है, केनाल से क्या होता है, आपका एक आउटलेट जाता है, ठीक है। इस आउटलेट से पर्टिकुलर एक फील्ड डिसाइड होता है, कितना फील्ड आपका कवर किया जाएगा। यहां पर 15 फार्मर है, 15 फार्मर के पास जितना जितना लैंड होगा उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में जो बारी चल रही है, प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है, वो 1 एकड़ के लिए कहीं 9 मिनट है, कहीं 8 मिनट है, कहीं 10 मिनट है ना। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे एरिया की बात करता हूं तो हमारे एरिया में आई थिंक सो 8.5 मिनट, 8.5 मिनट 1 एकड़ के लिए है, ठीक है। अब आपके एरिया में क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसके बिहाफ पर डिपेंड करेगा। तो आपका रोटेशन जो आता है 1 वीक में एक टाइम आता है, 1 हफ्ते के बाद आपका रोटेशन आता है, ठीक है। तो फार्मर कभी भी उस रोटेशन को छोड़ता ही नहीं है, वो आपका पानी जैसे ही रोटेशन उसका आएगा तुरंत क्या कर लेगा, फील्ड को इरिगेट कर लेगा। और जैसे पंजाब में जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर 30 मिनट भी पर एकड़ आपका वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर क्या 8.5 मिनट 1 एकड़ के लिए बहुत होगा, बिल्कुल भी बहुत नहीं होता है, लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग इतना ही दिया जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं कर सकते हो आप लोग कि सर 2 घंटे हम लगा ले, तो नहीं लगा सकते। वो डिपेंड करता है कि आपका वहां पर जो पास वाला फार्मर है वो आपके साथ कैसा रिलेशन है, उसके बिहाफ पर उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो आपको दे सकता है। लेकिन आप वैसे नॉर्मली टाइम से ज्यादा, वो गाना सुने ना, भज के हटाई मखना जट पानी दी पारी दे पीछे लड़ पे, सुना ना गाना, तो इसीलिए बना था। क्यों बना था, क्योंकि पानी की बारी जो है 8.5 मिनट अगर है तो उससे 1 सेकंड ऊपर नहीं देंगे। समझ में आ गया, तो वो यही चीज थी, वो इसी चीज के लिए बोलते हैं वाराबंदी, ठीक है। वो हमारा सिस्टम कौन सा होता है, वाराबंदी सिस्टम,
ठीक है। तो हमारा रोटेशनल वाटर सप्लाई को क्या करता है, फार्मर है फॉलो करता है, वो चाहे पानी की उसकी रिक्वायरमेंट हो ना हो, वो 90% जो है आपका वाराबंदी सिस्टम को फॉलो करेगा। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें इतना सिस्टम समझ में आ गया कि पानी का सिस्टम हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है ना। अब हमारी बारी आती है कि हम जब पानी दे रहे हैं, फील्ड में हमने पानी दिया, तो हमारा जो पानी है उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि उसकी डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कहां से हो रही है। दो चीजें होती है ना किसी भी चीज के लिए, एक तो डिमांड होती है, एक उसकी सप्लाई होती है। तो भाई डिमांड किसके लिए है, पानी की डिमांड क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो सबसे पहले जो आपकी पानी की डिमांड है, फील्ड में आपका इवेपोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ही पानी आप दोगे फील्ड से पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो, यस। उसके बाद आपका सेकंड थिंग आता है, इवेपोरेशन को हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, ई के द्वारा, ठीक है। सेकंड थिंग हमारी होती है यहां पर ट्रांसपिरेशन। क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है आपका, कि पानी आपके लीफ के ऊपर, जैसे ही पानी आपका प्लांट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, पानी स्टोमेटा के द्वारा लीफ के ऊपर बाहर निकाल देता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यानी कि प्लांट ने अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको यूज करने के लिए डेफिनेटली पानी यूज किया होगा कुछ ना कुछ, तो याद रखना वो हमारा क्या होता है, वाटर यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है, वाटर यूज्ड बाय प्लांट। समझ में आ गया, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन से कई बार आपके एग्जाम में और खासकर इसी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है। तो प्लीज इसे छोड़ मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अगली बात अगर हम बात करें यहां पर, तो पानी और किसके लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब आपका पानी, जैसे आपने टिलेज किया था, शुरुआत में आपने प्राइमरी टिलेज किया था तो पानी दिया था ना, तो या फिर आप बाद में इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हो तो कई बार सोइल हार्ड हो जाती है तो पानी पहले दे देते हो ना, या फिर आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हो तो पानी के साथ करते हो ना, अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो पानी के साथ करते हो ना, तो वो हमारा वाटर होता है स्पेशल पर्पस के लिए वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पेशल पर्पस, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पस, तो इसको हम डिनोट करते हैं WSP, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पस। क्या कर सकता हूं इसे, कोई दिक्कत है। चलिए उसके बाद आपका पानी जो है वो लॉस भी होता है, वाटर का क्या होता है, लॉस, है ना। पानी आपका नीचे लीच डाउन कर जाएगा, पानी आपका रन ऑफ कर जाएगा, बह के कहीं और चला जाएगा, कई बार पानी टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, सोर्स से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, वाटर का लॉस। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी और इसको डिनोट करते हैं WL से। लेकिन हमारी जो ये चीज है, ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, और इन तीनों चीजों को हम डिनोट करते हैं एक ही सिंगल वर्ड से, और उसे हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, और उस ट्रांसपिरेशन होने से पहले वाटर का मेटाबॉलिक यूज होगा, यस और नो। और याद रखना पानी हम जितना इरिगेट करते हैं उसका केवल 1% प्लांट अपना वाटर का यूटिलाइजेशन करता है, 99% क्या कर देता है, वाटर को ट्रांसपायर कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, ट्रांसपिरेशन। तो ये इवेपो ट्रांसपिरेशन यानी कि डिनोट करेंगे इसको ET से, या इसको हम डिनोट करते हैं क्या, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, और इसको डिनोट करते हैं CU, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया। हम या तो डिनोट करेंगे उसको CU से या डिनोट करेंगे उसको ET से। अब बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो क्या मैं ये जो हमारी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, और ये क्या है, डिमांड है, ये क्या है, डिमांड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, WR यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ET या CU प्लस WSP प्लस WL। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इस बात को, भाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, प्लीज बताइए मुझे। अरे भाई ये सारी चीजें तीनों इसमें इंक्लूड हो गई, और ये दो चीज और लिख दी मैंने यहां पर, तो ये सारा हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारी क्या है बेटा,
डिमांड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर किसकी, सप्लाई की। देखो सप्लाई कहां कहां से हो सकती है। सबसे पहले तो आप लोग क्या कर रहे हो, बारिश, है ना, आपने देखा होगा बारिश आ जाती है। तो बारिश में भी एक वर्ड याद रखना कि हम इफेक्टिव रेनफॉल, बारिश भी कौन सी होनी चाहिए, इफेक्टिव रेनफॉल होनी चाहिए। बोलोगे सर ये कौन सी होती है, भाई जब रेनफॉल आती है, रेनफॉल जब होती है तो हमेशा वाटर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, लेकिन जब वाटर की रिक्वायरमेंट हो और उस समय बारिश आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल बोलते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पर, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, इफेक्टिव रेनफॉल। अगला हमारा जो वाटर की, अब ये हो रही है क्या, है वाटर की रिक्वायरमेंट ही, लेकिन ये क्या है, सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अगला पार्ट आपका आ जाएगा इरिगेशन। क्या आ जाएगा, लेकिन इरिगेशन से पहले हम एक बात और बोलते हैं, इरिगेशन को हम डिनोट करते हैं IR से। S ये होता है ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। अब प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, बताता हूं कैसे। देखो ये ग्राउंड वाटर वो नहीं है जो आप वेल से, समर्सिबल पंप से निकाल रहे हो, वो आपका इरिगेशन का ही पार्ट रहेगा। ये वो आपका ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन है जो आप लोलैंड और हाईलैंड एरिया की बात करते हो। कई बार आपने देखा होगा, आप बोल देते हो ये सेम का एरिया है, मतलब पानी वहां पर आपका ऊपर पड़ा रहता है ना, सोइल के ऊपर आपका मूवमेंट करता रहता है, उसी वाटर की बात हो रही है कि वो वाटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो वहां पर उस वाटर की बात हो रही है जो ग्राउंड वाटर है। तो हमारा जब रेनफॉल और आपका ग्राउंड वाटर ये दोनों कंट्रीब्यूट कर देंगे, तब हमारी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, जो है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो इस इक्वेशन को हम डिनोट करते हैं ऐसे। और जब भी हमें पूछ ले कि वाटर रिक्वायरमेंट आपका यहां पर, सॉरी इरिगेशन कितना रिक्वायरमेंट है, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम कैसे निकाल देते हैं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट से इफेक्टिव रेनफॉल और ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन को रिमूव कर देंगे और वो हमारा क्या आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स जानते ही होंगे भाई आप, यस और नो। इस मैथमेटिक्स में तो आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मैं इफेक्टिव रेनफॉल दे दूं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट दे दूं और आपका यहां पर क्या दे दूं, ग्राउंड वाटर आपका कंट्रीब्यूशन दे दूं, तो क्या आप लोग इरिगेशन निकाल लोगे, है ना। ये न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है, ये केवल डायरेक्टली क्या आता है, ये बात, ये इक्वेशन से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो निकाल लोगे भाई इस चीज को। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ये याद होनी चाहिए। और दूसरा ये भी आपका क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट आपका क्या है, सप्लाई है, और ये वाटर रिक्वायरमेंट आपका क्या था, डिमांड। क्या था भाई, याद करो, सबसे पहले ET और CU प्लस वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल पर्पज और प्लस वाटर लॉस। ये हमारा क्या था यहाँ पर है, वाटर रिक्वायरमेंट डिमांड था। कर लोगे भाई दोनों चीजें, ठीक है। दोनों को देख लेना, यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये रियलिटी है। अब बताओ कहीं किसी को कोई डाउट है, नहीं। वाटर रिक्वायरमेंट भाई ये तीन चीजें होती है। देखो सबसे पहले आपका वर्ड हम बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। देखो वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब है, जैसे मान के चलिए मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, मेरे को पानी, अभी प्यास लगी है, मैं आपसे बोलूं भाई मुझे 1 गिलास पानी दे दो। ठीक है, अब 1 गिलास पानी का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए मैंने आपसे क्या बोला, 250 ml वाटर दे दो। ये मेरी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब आपके पास हो सकता है 250 ml वाटर नहीं है, आप क्या कर सकते हो, 200 100 जितना भी अवेलेबल है, आपने क्या कर दिया कि सर 2 घूंट अवेलेबल है, आप ले सकते हो, है ना। तो मेरे पास क्या हुआ, उतना पानी आ गया। अब मेरे पास आपने दिया था 200 ml वाटर। अब इस 200 ml में से मैंने क्या किया, जब पानी पिया ना, तो मैं पानी ऐसे करके ऊपर मुंह करके पी रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही पानी ऊपर करके पीने की कोशिश की, आधा पानी यहां पे गिर गया। ठीक है, तो आपका हो सकता है वो 50 ml मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और 150 ml मैंने क्या कर लिया,
ड्रिंक कर लिया। तो ये जितना पानी दिया गया था उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, वो यहां पर क्या होता है, यूज एफिशिएंसी होता है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, हम एक तो पानी पीते हैं जैसे बोतल आपका ऐसे करके, तो गिरने के चांसेस यहाँ पर क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार एकदम से मतलब आपका जो है मूवमेंट बैक आ जाता है, तो पानी हमारा बाहर निकल जाता है ना, तो पानी के वेस्टेज क्या रहे, चांसेस ज्यादा रहे। दूसरा हमें क्या किया, गिलास दिया गया, तो गिलास से हमने क्या किया, पानी पिया, तो कई बार क्या होता है गिलास जैसे मान के चलिए एकदम से ऐसे हो गया तो पानी गिर जाएगा, फिर भी गिरने के चांसेस रहेंगे। तीसरा है स्ट्रो, आपकी स्ट्रो से आप पानी पी रहे हो तो एक एक बूंद आपका पानी क्या होगा, पूरा का पूरा ड्रिंक कर लिया जाएगा। यस और नो, है ना। तो यहां पर जो आपका, उसको हम क्या बोल रहे थे कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता था हमारा, जो आपका फ्लड इरिगेशन होता था, उसके रिस्पेक्ट में कितना पानी आपने सेव किया, जैसे आपके ड्रिप इरिगेशन में या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन में, इसे आप लोग बोलते हो क्या, वाटर सेविंग। समझ में आया? सेविंग का मतलब है कि ट्रेडिशनल के रिस्पेक्ट में कितना पानी बचाया। आपका यूज एफिशिएंसी का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में पानी दिया गया था उसका कितना यूटिलाइजेशन किया गया। व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज ए यूज एफिशिएंसी। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी का? कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया? ये थर्ड ईयर। अब बताओ कहीं कोई डाउट है तो यार, नहीं है कोई भी? ठीक है, तो देखो डियर वंस, ऐसा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार कि आप लोग जब करते हैं, है ना, आप लोग जब, है ना, नहीं पढ़ते हैं तो दुख यहाँ पर ये होता है कि यार लगातार ट्राई कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ ना, और उस समय आप लोगों ने बोला कि सर यार पढ़ाया था, डेफिनेटली वही आ गया, लेकिन खुद की गलती की वजह से रह गए। उस समय आने के बाद बोलो, इससे अच्छा है कि आप लोग अभी भी बोल लो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? क्योंकि आप लोग बाद में पक्का बोलने वाले हो, ये रियलिटी है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उस समय बोलो इससे अच्छा क्या है, अभी समझ जाओ, अभी सुधर जाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला? मौका है भाई, अरे खेल लो इस मौके को। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई समस्या, कोई क्वेश्चन अभी तक? देखो आप लोगों को करवाने के बाद 15 मिनट 5 मिनट में बहुत देता हूं कि आप लोग कोई क्वेश्चन पूछो। आपका कभी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो दो चीजें सामने आती है, या तो बंदा बहुत अच्छे से करवा रहा है, और या भाई कुछ ही नहीं करवा रहा है ना, कि सारा ही यहां से चला गया सर, मतलब हवा में देख रहे थे और जा रहा था। तो दोनों में से दिक्कत कहां है मुझे ये बता दो, है? समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? पक्का? किस बेस पे समझ में नहीं आया, कैसे? हाँ, वो मैंने ये बोला था, ड्राईलैंड फार्मिंग की जब आप लोग बात करते हो तो वहां पे बोला जाता है कि ड्राई फार्मिंग जो होता है वो लेस देन 750 mm, जहां पर रेनफॉल होता है, वहां पर जहां पर बारिश आपका 750 mm से कम आएगा, उस एरिया को हम लोग ड्राई फार्मिंग एरिया बोलते हैं। लेकिन मैंने ये बोला था कि कई बार 750 mm आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता, ऑप्शन वहां पे होता है 500 mm से लेस या 500 mm से अबव। तो आप लोग किसको आंसर करोगे? क्योंकि अब आपने तो पढ़ा हुआ था 750 mm से कम, अब 500 mm से ऊपर करोगे तो वो 750 mm से तो कम भी तो हो सकता है। यस और नो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 1000 mm तक हमने तो पहले ही बोल दिया था, उसकी अमाउंट डिसाइड कर दी थी कि 750 mm से ये क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे हमेशा कम होना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बता दो कि 1000 mm चला गया तो डेफिनेटली वो तो इससे तो ऊपर जा चुका है, 751 हो गया तो भी इससे ऊपर गया वो तो। समझ में आ गया? लेकिन आपने अगर 500 से ज्यादा लिख दिया तो मुझे एक बात तो, क्या 500 से ज्यादा 1000 नहीं होता क्या, 2000 नहीं होता क्या? तो आपने तो यहां पर किसी भी चीज को आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आपका तो हर चीज गलत हो जाएगी फिर। समझ में आ गया? तो हमें उस चीज को, आप कहते हैं ना कि जैसे क्वालिफाई करना होता है कभी किसी चीज को, तो क्वालिफाई करने के लिए हमें 500 से लेस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो हमें, क्योंकि देखो डेफिनेटली ये चीज बहुत जरूरी होती है कि हम क्वालिफिकेशन किसको कर रहे हैं, है ना। और डेफिनेटली एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब हम बोलते हैं तो 55% अगर बोल दिया तो हमें 55% लेने जरूरी है या 55% से कम लेने जरूरी है? 55% मिनिमम लेने जरूरी है। उससे अगर 54.99 हुए तो भी आप क्या हो जाओगे, बाहर निकाल दिए जाओगे, है ना। तो वो चीज है, वही बात यहां पे है, सेम टू सेम। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारा क्या रहा भाई यहाँ पर आपका ऑर्डर का रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आपका काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है पढ़ने वाला, लेकिन आप ठीक है, एक दिन था आपके पास भी, आप में से काफ़ी ना तो ऑफलाइन में है ना ऑनलाइन में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कितनी छुट्टियां चाहिए यार। मतलब आप वो धक्का स्टार्ट गाड़ी हो गया, तो पुराना इंजन होता था जिसको एक बार मतलब धक्का लगाने के लिए मतलब एक प्रेशर लेना पड़ता था पहले, है ना, एक रोड पे लेके जाते थे, फिर उसको धक्का देते थे, है ना, वो स्टार्ट होता था। अब आपका तो वो इंजन हो चुका है, अब छुट्टी होगी 5 दिन की, तो इसका मतलब सब कुछ आपने तो मतलब वो कर दिया, है ना। अब एक बार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, पुशअप देना पड़ेगा, आप बच्चे हो गए यार। डेफिनेटली अब वो इंसान हो आप जो अपनी लाइफ को डिसाइड खुद कर रहे हो, आपके माँ बाप ने पैसा दे दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब क्या करेंगे यार वो, और हम क्या कर देंगे बताओ। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके खुद के पास है। डेफिनेटली आप लोग खुद चूज कीजिए कि क्या आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का सेशन ओवर करता हूं मैं। डेफिनेटली समझ में आया होगा, कहीं डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट। जी गुरविंदर बोलिए।